नमस्ते बच्चों, हम निर्देशन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आपको मतलब बीच बीच में ऐसा लगता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए एक बार फटाफट फास्ट रिवीजन देते हैं इसको। सबसे पहले हमने निर्देशन की परिभाषा पढ़ी थी। निर्देशन मतलब डायरेक्शन, डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है, लोगों को बताता है, उनको ऑर्डर्स देता है, उनको गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, एक लीडर की तरह काम करता है। ये परामर्श वाले पॉइंट आप चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो आदेश देता है, मार्गदर्शन करता है, अभिप्रेरित करता है और नेतृत्व प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे निर्देशन कहते हैं। फिर हमने निर्देशन की विशेषताएं करी थी। निर्देशन जो है क्रिया को शुरू करता है। हमने कहा था नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण जो होते हैं ये पहले की तैयारियां होती है और निर्देशन वास्तव में काम को शुरू करता है। फिर संगठन के हर स्तर पर इसकी ज़रूरत होती है, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे परिचालन स्तर हो। हर स्तर के प्रबंधक को निर्देशन करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट निरंतर। निरंतर का मतलब जो अलग अलग काम है, ये नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, ये लगातार चलते रहते हैं और ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, अधिकारी अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, अधिकारी अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो निर्देशन की कितनी विशेषताएं हैं? 4 विशेषताएं हैं। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। फिर हमने निर्देशन के तत्व डिस्कस कर रहे थे। एलिमेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मिलाकर निर्देशन बनता है। तो 4 चीज़ें थी जिनको मिलाकर निर्देशन बनता है। अभिप्रेरणा मैंने बताया था, असपने करके हम इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? असपने, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, पर्यवेक्षण और नेतृत्व, जिसमें से कि पर्यवेक्षण इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। अभिप्रेरणा हम कर चुके हैं, नेतृत्व हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। फिर हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा करी थी, उस तरीके से है जिसमें कि ये 6 नाम थे: आवेग, प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकता और प्रयास। मनुष्य के व्यवहार को 3 काम करती है। क्या क्या? निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है और स्पष्ट करती है। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। क्या क्या थी अभिप्रेरणा की विशेषता? एक आंतरिक अनुभव होता है, हमेशा किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि यदि आप काम करेंगे तो आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी। नकारात्मक भी हो सकता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। और जटिल प्रक्रिया है, समझना बहुत मुश्किल है कौन व्यक्ति कब किस चीज़ से अभिप्रेरित होगा। अभिप्रेरणा की विशेषताओं को याद रखने के लिए ये लाइन लिख सकते हैं जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इंटरनल फीलिंग, हमारे अंदर की जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स लक्ष्य आधारित होनी चाहिए। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला आंतरिक अनुभव, सकारात्मक और नकारात्मक, तीसरा जटिल और चौथा लक्ष्य आधारित। इस तरीके से हम अभिप्रेरणा की 4 विशेषताएं याद रख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लाइन कोट कर लीजिए, आपको अभिप्रेरणा की विशेषताओं को याद रखने में बहुत हेल्प करेगा कि भैया इंटरनल फीलिंग्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हमेशा कॉम्प्लेक्स लक्ष्य आधारित होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमने अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अब्राहम मैस्लो ने जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा है? 5 श्रेणियों में, 5 कैटेगरीज में बांटा है। जिसमें मैंने कहा था कि हम पेट से शुरू करके दिमाग तक पहुंचेंगे। मेरा पेट, मेरे परिवार का पेट, फिर दिल के लिए, नाक के लिए और दिमाग के लिए हम जो काम कर रहे हैं। तो ये 5 आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने कितनी इसमें किया, डिवाइड किया है? 5 आवश्यकताओं में। फिर बच्चों हमने अभिप्रेरणा के साधन डिस्कस किए थे। किन किन तरीकों से लोगों को अभिप्रेरित किया जा सकता है? पैसे देकर या गैर वित्तीय प्रोत्साहन। गैर वित्तीय प्रोत्साहन में 3 शब्द आपको याद रखने हैं: मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावात्मक संतुष्टि के लिए। ये 3 वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए: मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावात्मक संतुष्टि के लिए जो भी काम किया जा रहा है। फिर हमने वित्तीय प्रोत्साहन के प्रकारों की लिस्ट बनाई थी। वेतन और भत्ता, या फिर उसको प्रोडक्शन से जोड़ दो, या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसको बोनस दे दो। बोनस में भी खुश नहीं है तो लाभ में हिस्सा दे दो। लाभ लेके भी खुश नहीं है तो पार्टनर बना लो। और फिर भी खुश नहीं हो रहा तो रिटायरमेंट पे जाते जाते उसको कुछ दे दो। और जब वो नौकरी कर रहा है तो उसको परक्विजिट्स दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वित्तीय, क्योंकि इन्हें हम पैसे के रूप में आंक सकते हैं। आगे देखते हैं
गैर वित्तीय हमने बताया था 3 भावनाओं को ये सेटिस्फाई करती हैं। क्या क्या होते हैं और इसमें पद प्रतिष्ठा, पद की प्रतिष्ठा, संगठन में स्थान, फिर संगठन का वातावरण, कितनी फ्रीडम मिल रही है आपको, कितना आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, कितना आपको अपनापन फील हो रहा है, कितना आपका मन कर रहा है आप संगठन में दोबारा जाएं, आपको संगठन में कितने विकास के अवसर मिल रहे हैं, कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो आपको आता है वो सुधारने का कितना मौका मिल रहा है, आपके पद को कितना महत्व दिया जा रहा है, आपको ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, ज़्यादा स्वतंत्र, जैसे मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी अगर आपको बना दिया जाए तो आपका पद संवर्धन हो गया। फिर कर्मचारियों को मान सम्मान देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या सीखा था हमने, हम उन्हें बधाई दे सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, स्मृति चिन्ह दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया था 26 जनवरी या 15 अगस्त पर 100 रुपये इनाम दिए जा रहे हैं। तो ये सब मान सम्मान संबंधी कार्यक्रमों में आते हैं। फिर पद की सुरक्षा, यानी कि फ्यूचर में आय और काम की सुरक्षा। पद की सुरक्षा इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेगेटिव क्या है, जैसे ही लोगों को सुरक्षा मिलती है वो क्या बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। फिर कर्मचारियों की भागीदारी, क्या हर निर्णय में कर्मचारियों की भागीदारी ली जा सकती है, नहीं, केवल उनसे संबंधित निर्णयों में उनकी भागीदारी लेते हैं, जैसे जलपान गृह, कैंटीन में पूछा जा सकता है कि वो क्या बनवाना चाहते हैं आदि। आगे बात करते हैं, लास्ट है कर्मचारियों का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब ज़्यादा पावर देना, ज़्यादा स्वतंत्रता देना, ये हमने इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने शुरू करा था नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व क्या होता है, व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला, जिसमें कि वो स्वेच्छा और उत्साह से, 2 वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, स्वेच्छा और उत्साह से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको काबुली वाला की स्टोरी आपको याद दिलाई थी कि उसमें कैसे वो बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। तो एक नेता में यही चमत्कार होता है। कृष्ण जी के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कृष्ण जी ने महाभारत के समय एक लीडर के रूप में काम किया था। जब हम अलग अलग तरह के नेताओं के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमें अलग अलग नेतृत्व शैलियों के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह की नेतृत्व शैलियां हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले निरंकुश नेतृत्व शैली, निरंकुश, बिना रुके, जिसको कोई रोक नहीं सकता। आते ही किसका नाम आता है आपके दिमाग में, हिटलर का। दूसरा है लोकतंत्रीय, लोकतंत्र, जो दूसरों से सुनकर, दूसरों की सलाह लेकर निर्णय लेता हो, पीएम मोदी। स्वतंत्र नेतृत्व शैली, स्वतंत्र जहाँ पर अपने अधीनस्थों को, अनुयायियों को फ्री छोड़ दिया गया है, वो खुद अपना काम कर रहे हैं, खुद अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। इसरो चीफ के सिवान के बारे में हम सोच सकते हैं, डिस्कस करेंगे कैसे। अब हम एक एक करके एक एक शैली को डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले निरंकुश नेतृत्व शैली, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ बॉस है और यहाँ पर इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। आप देख सकते हैं ये एरो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, लाइंस आ रही हैं ऊपर से नीचे की ओर। इसका मतलब क्या है, बॉस बोल रहा है और अधिकारी बोल रहा है, अधीनस्थ सुन रहे हैं। नीचे से ऊपर की ओर एरो नहीं बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनकी तरफ से कोई संदेश ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ये इसको कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल बॉस अधीनस्थों को बता रहा है। इसीलिए इस नेतृत्व शैली को नेता केंद्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा कि क्या होती है निरंकुश नेतृत्व शैली। इस शैली में अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, ऑर्डर्स देता है, और ये उम्मीद करता है कि ये जो है बिना किसी विरोध के, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ऑब्जेक्शन उठाते तो एरो ऊपर की तरफ भी बना हुआ होता, लेकिन एरो नहीं बना है, तो बिना किसी विरोध के आदेशों का पालन करते हैं। इसीलिए इसे नेता केंद्रित शैली कहा जाता है। एक तरफा संप्रेषण होता है, एक वन डायरेक्शन में, और यहाँ नेता हठी होता है, हट करता है। हट करने का मतलब है कि वो किसी की सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर नेता हठी होता है और अपना विरोध पसंद नहीं करता, उसको नहीं पसंद होता कि कोई उसकी बात को काटे। की लाइन क्या है इसमें, परिणामों के आधार पर पुरस्कार और दंड दोनों संभव है। ये वाली लाइन आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और कई बार केस स्टडी में पहचानने में ये काम आती है, तो इसे ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये निरंकुशवादी नेतृत्व शैली कहाँ पर उपयोगी होती है ये डिस्कस करते हैं।
बच्चों पहले वीडियो को पॉज करके सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर शीट चेंज करूंगी कि इसकी उपयुक्तता कहाँ पर है। तो बच्चों, निरंकुश नेतृत्व शैली का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब नेता सबसे समझदार व्यक्ति हो, अधीनस्थ अशिक्षित हो, अनुभवहीन हो, जब बहुत जल्दी डिसीजन लेना हो तो पूछ पूछ के निर्णय ना ले पा रहे हो, जल्दी से टारगेट पूरा करना हो, एंड मोस्टली आर्मी ऑपरेशंस में, कमांडो ऑपरेशंस में, आर्मी में इस निरंकुश नेतृत्व शैली का प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अगली शैली हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।